नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एशियाई खेलों में भारत ने लगाया पदकों का शतक। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम और पुरुष कबड्डी टीम ने जीता स्वर्ण। बैडमिंटन के पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण। महिला कबड्डी टीम ने भी जीता स्वर्ण। आज भारत ने तीरंदाजी में भी जीते 2 स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। संपर्क, बिजली, नदी जल के बंटवारे और सामान्य हितों के अन्य मामलों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। कहा, विकास के लिए पहली शर्त सही हो कानून व्यवस्था। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। मिलेट्स पर जीएसटी में की गई कटौती। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने लिया हिस्सा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले पर जताया दुख। कहा, मुश्किल की घड़ी में भारत हमेशा इजराइल के साथ है खड़ा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को दी चेतावनी। कहा, हमास को हमले की चुकानी पड़ेगी कीमत। हमले में अब तक 2 दर्जन लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे 19वें एशियाई खेलों से जुड़ी खबरों की। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 33-29 से शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में काफी विवाद भी हालांकि देखने को मिला, जब एक विवादास्पद फैसले के चलते मैच लगभग आधे घंटे तक रुका रहा। आखिरकार फैसले को पलटा गया और भारत के पक्ष में फैसला दिया गया। इसके बाद भारत ने यह मैच जीतने में ज्यादा देर नहीं लगाई और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। वहीं भारत ने एशियाई खेलों में क्रिकेट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने में भी कामयाबी पाई। महिला टीम के बाद भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। प्रतियोगिता के नियमों के हिसाब से बेहतर वरीयता वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है और इस तरह भारत को स्वर्ण पदक विजेता घोषित किया गया। इससे पहले भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वहीं एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत ने इतिहास रच दिया है। बैडमिंटन में पुरुष युगल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने देश को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया। चिराग और सात्विक ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को सीधे गेम्स में 21-18, 21-16 से हराने में सफलता पाई। एशियाई खेलों के इतिहास में बैडमिंटन में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत लिया है। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराने में सफलता पाई।
वहीं इससे पहले आज सुबह भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार 100 पदक जीतने के आंकड़े को छुआ। भारत का 100वां पदक महिला कबड्डी में मिला है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। चीनी ताइपे के साथ खेले गए फाइनल मैच को भारतीय महिला टीम ने 26-25 के अंतर से अपने नाम किया। चीन के हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों ने आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता। जहां पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ओजस ने 149 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भारत के अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। अपने हमवतन ओजस के साथ खेले गए फाइनल स्पर्धा में अभिषेक ने कुल 147 अंक हासिल किए। वहीं भारत की ज्योति सुरेखा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल मैच में ज्योति सुरेखा ने कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। आज दिन की शुरुआत तीरंदाजी में कांस्य पदक के साथ हुई। अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारत को महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया। चीन के हांगजू में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की अनु रानी ने भाला फेंक में 62.92 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेरठ पहुंचने पर अनु रानी का जोरदार स्वागत हुआ। मेरठ के व्यापारी नीरज मित्तल ने अपने साथियों के साथ अनु रानी को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिवादन किया। अपने पैतृक गांव बहादुरपुर पहुंचने पर अनु रानी ने कहा कि अब वो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं। काफी संघर्ष रहा है क्योंकि गांव से लड़कियों को निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो वहां उस माहौल से, उस स्ट्रगल से निकल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। और आने वाले जो जनरेशन, जो लड़कियां हैं खासकर, उनके लिए नए रास्ते खुले हुए। अगले साल ओलंपिक्स है और लड़कियों को लिए तो यही बोलना चाहती हूँ कि अभी तो थोड़ी सी सुविधाएं इंप्रूव हुई है, लेकिन जब मैंने किया था उस सुविधाएं नहीं थी। तो यही है, अगर आपको कुछ करना है तो लड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप हार मत मानिए। जब आप मेहनत शुरू करते हैं तो भगवान भी आपके जो रास्ते हैं वो स्टेप बाय स्टेप खुलते चले जाते हैं। तो कभी हार मत मानिए और हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। आगे मैम इतना बड़ा मेडल लिया तो आगे तो यही सपना है कि ओलंपिक्स होने वाला है तो उसमें अच्छा करेंगे, उसमें मेडल लेके आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में लाल किले की प्राचीर से कई घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने का भी उल्लेख किया था। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा को सुनिश्चित करने का भी उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के देहरादून के दौरे पर हैं। अमित शाह ने देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसते हुए सख्त कदमों से और कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए सरकार ने सफलता प्राप्त की है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
देश के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज धारा 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति देखकर देश का हर एक नागरिक चैन की सांस ले सकता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए अब भारत का हिस्सा बन चुका है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में हिंसा और मृत्यु की जो घटनाएं हुई थी, मोदी सरकार में इन घटनाओं में कमी आई है। के 2004 से 14 के शासनकाल के अंदर हिंसक घटनाएं 10 साल में 33,200 थी। ये तीनों हॉटस्पॉट पर 33,200 हिंसक घटनाएं थी और 2014 से 29 के 9 साल के अंदर 2014 से 23 के 9 साल के अंदर 10 साल की 33,200 के सामने 12,358 ही हिंसक घटनाएं और कुल मृत्यु सिक्योरिटी पर्सोनल और नागरिकों के मृत्यु 11,947 10 साल के अंदर हुए थे और 9 साल के अंदर 11,947 के बनाम सिर्फ 3,240 हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इससे भी कम हो जाएंगे। और वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले अमित शाह ने नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। परिषद की 24वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। आज परिषद ने इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फैसला लिया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। पहले ये 67 वर्ष था। For the president and the members, it was 67 and 65 respectively. Whereas what we have now done is the tenure can be up to 70 and 67 respectively. For the president it is 70, earlier it was 67. For the member it is 67 now, earlier it was 65. The minimum age of appointment, of course, was not specified earlier, but we are now saying for the appointment as president and member is recommended to be 50 years minimum age. Advocates up to 10 years of experience. Am I right, Sanjay? Up to 10 years of experience they should have minimum to be able to be considered for appointment as a judicial member. वहीं वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि मिलेट्स अथवा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि यदि पाउडर के रूप में बाजरा या अन्य मिलेट्स को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है जहां वजन के अनुसार कम से कम 70% मिलेट है, तो उन उत्पादों पर 0% जीएसटी लगेगा। In powder form, millets being blended with any other atta, for instance, where the millet's composition is 70%, we state that they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form, meaning when they are sold loose or when they are packed but with no pre-packaging in the sense of branding or name or what, nothing else. So 0% if they are sold loose and 5% only if sold pre-packaged and in a labeled form.
वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के शौर्य सीआरपीएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए कहा कि आरएएफ का कम बल प्रयोग करना उनके धैर्य और कुशलता का परिचायक है। सबसे इधर के दिनों में आपका कम बल प्रयोग करना यह साबित करता है कि आप में धैर्य और कुशलता की इतनी क्षमता है कि आपको कम से कम बल प्रयोग करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स में कानून व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2018 में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 नई बटालियन के गठन को स्वीकृति दी है। देश में जब भी उपद्रव का माहौल बना, आरएएफ ने अपनी नाम को चरितार्थ करते हुए बड़ी कुशलता से राष्ट्र विरोधी ताकतों को त्वरित गति से नियंत्रित करने में सफलता हासिल कर रही है। आरएएफ की कार्य पद्धति में शांति व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता के कारण अन्य बलों में श्रेष्ठ माना जाता है। वर्तमान परिदृश्य में आरएएफ ने कठिन से कठिन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को संभाला है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने 2018 में द्रुत कार्यबल की 10 बटालियनों के अतिरिक्त 5 नई बटालियनों के गठन की स्वीकृति दी है। पूरे भारत में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव का देशव्यापी आयोजन किया जा रहा है, जहां खादी की बिक्री आज न सिर्फ भारत में बढ़ी है बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ी है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आज खादी आम लोगों के लिए पहली पसंद बन गया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खादी की बिक्री न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है। खादी का विदेशों में नाम कायम हो रहा है और ये वहां के लोगों के बीच भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को पसंद करने का प्रमुख कारण बन रहा है। खादी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं और प्रोत्साहन कार्यक्रम हैं। इनमें से कुछ योजनाएं खादी उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि कुछ योजनाएं इन्हें बाजार में उत्पादन की अधिकतम मांग के लिए उत्साहित करती हैं। खादी हमेशा से ही हम लोग की फेवरेट रही है। मेरे नानी परनानी वगैरह हमेशा से इसके कपड़े पहनते आए हैं और मेरी बेटी जो अभी यूएस में है वो भी यहीं से कपड़े बनवा के मैं उसको खादी के बेचती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा और इको फ्रेंडली है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। एंड अब तो खादी बहुत अच्छा एडवांस कर गया है, इतनी मॉडर्न तरह की चीज़ें इसमें बनने लगी हैं कि सब नए जनरेशन के बच्चों को भी खूब पसंद आता है। तो स्वदेशी का जो भी हमारा इतना ज़्यादा बढ़ावा हुआ है और सब मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है और उनको लोग मानते बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा लोगों में क्रेज भी उन्हीं कारण आया सारा ये। तो ये सब कुछ जो है उनकी जो जितना ये बढ़ावा दे रहे हैं, बार बार उस बात को दे रहे हैं, उसके कारण से सब ये उनकी प्रेरणा से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब से खादी ग्राम उद्योग के प्रमोट करा है, जब से लोगों में अवेयरनेस और यंगस्टर्स में अवेयरनेस और बढ़ गई है इस चीज़ को लेकर। एंड वी आर कमिंग हेयर, हम आके नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत वैरायटी है यहाँ पर। खादी एक ऐसा फैब्रिक है जो आप सर्दियों में गर्मियों में दोनों तरीके से पहन सकते हैं। इसका पर्स्पिरेशन बहुत अच्छा होता है, ब्रीदेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और मैंने अपने मम्मी दादी दादाजी को पहनते देखा है, तो ऑफ कोर्स मैं भी चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू करूँ। मैं साड़ियाँ बहुत पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। खादी की बिक्री भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के रूप में भी काफ़ी ज़रूरी है। खादी के उत्पादन और बिक्री के माध्यम से हम अपने समृद्ध और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रख सकते हैं और देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में ये कहा गया था कि खादी को बढ़ावा देना है और इसे पूरे विश्व में ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट के तौर पर बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ ग्रामोद्योग और जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी खादी से काफ़ी प्रॉफिट हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन पूरे भारत में बहुत ही अच्छी खादी की बिक्री की गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कहने पर लोगों ने खादी को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की और इससे जो ग्रामीण तबकों में जो खादी बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी प्रॉफिट का जो है सौदा ये कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ काजल साहू,
डीडी न्यूज़ दिल्ली। वहीं राजधानी दिल्ली में भी आम लोगों के बीच खादी के उत्पाद बेहद पसंद किए जा रहे हैं। दिल्ली के आम लोगों ने खादी के कपड़ों और अन्य उत्पादों की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हम जो ब्लेंड करके पहन सकते हैं आज खादी, वी मस्ट इंक्लूड इट इन आवर डेली लाइफ, चाहे वो शादी हो, चाहे वो ओकेजन वेयर हो या वो डेली कैजुअल वेयर है। मोस्टली खादी को हम कैजुअल वेयर में ज़रूर यूज़ करते हैं, बट खादी सिल्क इज़ वेरी नाइस, उसका ज़्यादातर लोगों को कम नॉलेज है। खादी पहली बात तो ये बहुत लाइट होता है और जो है ना ये बहुत ही जो है स्किन फ्रेंडली होता है, एलर्जी भी नहीं होती है इससे। सो इससे बढ़िया गारमेंट क्या होगा। सो आई पर्सनली फील पूरे के पूरे विश्व में खादी को प्रमोट करना चाहिए और खादी के गारमेंट्स ही पहनने चाहिए। व्हाई नॉट। मैं मॉडल हूँ और आज मैं खादी में मॉडलिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील करी है सबसे कि वो खादी का उपयोग करें, उसे और पहने, क्योंकि खादी हमारे इंडिया की एक तरीके की प्राइड है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है, इसे सब लोग पहने, सब लोग इसका यूज़ करें। उन ब्रांड और खादी में सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है कंफर्टेबिलिटी। चाहे वो जितनी भी अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स हों, जो खादी पहन के आपको कंफर्ट लगता है, जो घर जैसा फील होता है, वो खादी में ही रहता है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो विदेशी भी खादी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और वो उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। खादी को ना ही सिर्फ भारत के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैशन के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर इन्वॉल्व किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी खादी को प्रमोट कर रहे हैं और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग भी इस शो के माध्यम से उन डिज़ाइनर्स को मंच प्रोवाइड कर रहे हैं जो खादी पहनते हैं, खादी से जुड़े हुए वो परिधान बनाते हैं। इस शो के माध्यम से हम लोग उन डिज़ाइनर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अलग अलग मॉडल्स आते हैं शोज़ में, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्तर पे जो चीज़ें हो सकती हैं खादी को समर्थन करने के लिए, हम उन चीज़ों के लिए ये शोज़ कराते हैं। पूरे भारत में दरअसल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव का देशव्यापी आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पादों और स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न पारंपरिक और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। ये महोत्सव विभिन्न राज्यों के खादी उत्पादों की एक विविध श्रृंखला का प्रदर्शन करता है। बिहार में भी खादी की लोकप्रियता बढ़ रही है। बिहार के लोगों ने खादी पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। खादी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है सर क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है पहनने में, और सबसे पहली बात है आरामदेह चाहिए हर इंसान को, तो उसके अकॉर्डिंग खादी काफ़ी हद तक उसमें सहयोग देता है। ये बहुत कंफर्टेबल है, गर्मी में बहुत आरामदायक रहता है, देखने में भी लुक भी अच्छा है इसका। ये एक्चुअली खादी का कपड़ा हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि अच्छा होता है, ठीक है। गांधी जी के बारे में सुना था कि वो खादी वगैरह चलाते थे। खादी हम लोग का पसंद नहीं कर रहे, पहले से ही पसंद करते आ रहे, हम लोग का कल्चर का एक पार्ट है और इसको बढ़ावा देना हम लोगों के काम है। खादी को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आजकल के यूथ जो है वो भी चाहते हैं कि उसे कपड़े का क्वालिटी में कंफर्ट मिले, तो खादी एक ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड करता है जो कि ठंडे में गर्मी लगती है और गर्मी में ठंड, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। खादी में वैरायटीज़ है। अब जैसे पहले एक ही कपड़ा होता था, हमारी धारणा है कि बूढ़े लोग पहनते थे, बट अभी है कि वैरायटीज़ आ गई है, युवाओं के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। मटेरियल में भी बहुत चेंज आया है, पहले की तरह वो मोटा नहीं है, कंफर्टेबल है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है खादी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला बोला है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने आतंकियों के घुसने की पुष्टि की है। इसके अलावा इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट भी बरसाए गए हैं। हमले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों के घायल होने की भी खबर है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने गाजा पट्टी से इजराइल में घुसपैठ की है और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक
इजराइल ने गाजा पट्टी में युद्ध की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने शनिवार तड़के गाजा पट्टी से इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे थे, जिसके कुछ घंटों बाद घुसपैठ होने की जानकारी दी गई। हमास ने बताया कि उसकी सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद दीफ ने शनिवार शाम तक एक अहम घोषणा करने की भी योजना बनाई है। दीफ ने एक रिकॉर्डेड संदेश जारी किया और इसे ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया। इसमें कहा गया है कि 5000 रॉकेटों के साथ दुश्मन के ठिकानों, हवाई अड्डों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इजराइल इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने इजराइल के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। Early this morning, when Israeli citizens were still in their beds, Hamas, the terror organization from Gaza, perpetrated a dual attack, both rockets towards Israeli civilians and ground attacks by terrorists against civilian population, children, women, elderly. They have killed many and captured others. Israel will retaliate. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. We will prevail. Thank you. वहीं इजराइल पर हमास के हमले के चलते भारत ने इजराइल में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों के पालन की सलाह दी गई। भारतीयों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षित स्थानों के नजदीक रहने की सलाह दी गई। साथ ही इजराइल होम फ्रंट कमांड वेबसाइट पर जानकारी लेने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में इजरायली में भारतीय दूतावास से संपर्क स्थापित करने के लिए भी कहा गया। बता दें कि भारतीय सरकार के अनुमान के अनुसार इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें हीरा व्यापारी, आईटी पेशेवर और छात्र शामिल हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा में हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी बीना और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।